जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स्ड लेबर, ये आपका सेकेंड पेपर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, द हिंदू का आर्टिकल है। इसमें दिया गया है कि समान स्वतंत्रता के लिए जो लेबर हैं उनकी भी स्वतंत्रता समान होना चाहिए। उनको फोर्सली काम करवाया जाना स्वतंत्रता के खिलाफ है। देखते हैं इसमें कुछ प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद जबकि एक स्वतंत्र संविधान लिखा जा रहा था भारत का, उसका मसौदा तैयार किया जा रहा था, तभी B.R. अम्बेडकर ने जो श्रम के अधिकारों के लिए एक वकील हुआ करते थे, उन्होंने 8 घंटे की काम की वकालत भी की थी और वो इसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। श्रम आंदोलन की सफलताएं, मतलब जो भूमिका थी वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण थी। भले वो पूरी तरह सफल हुए हों या ना हुए हों, पर उन्होंने भूमिका तो निभाई ही थी। स्पष्ट रूप से सामान्य नागरिक अधिकारों के साथ सम मूल्य पर श्रम अधिकारों को रखा गया है, जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमारा मूल अधिकार है, ये सभी को है। अपनी प्रस्तावना में यह घोषित किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता में वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता भी शामिल होनी चाहिए। इन सिद्धांतों ने संविधान में राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों के रूप में अपना रास्ता खोज लिया। हुआ क्या कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, मजदूरी के लिए प्रावधान, ये सब DPSP में प्रावधान किए गए थे। हम इस इतिहास की पृष्ठभूमि में बल और स्वतंत्रता की अवधारणा को कैसे समझते हैं? एक निश्चित संकीर्ण समझ यह होती है कि केवल कुछ करने के लिए मजबूर हैं। जैसे मजबूरी दो तरह की, हम उन्हें तो उस चीज़ को मजबूर मानते हैं, जैसे हमारे दिमाग पर किसी ने पिस्टल रख दी, हमारे गर्दन पे चाकू रख दिया और फिर कहा कि हमको ये काम करना ही करना है, तो फिर हम अपने आप को उस समय मजबूर बोलते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई है तो वो मजबूर है, वरना वो स्वतंत्र है, मुक्त है। जबकि सच्चाई ये है कि स्वतंत्रता का एक ये भी पहलू है कि आपको कोई मानसिक रूप से भी प्रताड़ित ना करे, आपको कोई शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित ना करे, आपके सामने ऐसी परिस्थितियां ना लाए कि आपको कोई भी काम किसी भी परिस्थिति में या किसी भी मजदूरी पर या किसी भी वेतन पर करने के लिए मजबूर होना पड़े। यह भी आपकी स्वतंत्रता के खिलाफ ही है। उन्नीस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बिंदु को समझा और अदालत को प्रवासी और ठेका मजदूरों के शोषण के संबंध में एक सत्र बुलाया और उस पर निर्णय दिया। PUDR बनाम भारत संघ एक केस दायर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें ये कहा गया कि जिस तरह से ठेके पे मजदूरों को बुला लिया जाता है, फिर उनको उतने दिन मजदूरी करना ही है, उनकी इच्छा है या नहीं है, अगर वो बीमार हैं या कोई और परिस्थिति है, उनके घर पे कोई ऐसी आवश्यक कार्य है जिसके लिए उन मजदूरों को जाना चाहिए, लेकिन वो चूंकि ठेका पर आए हुए होते हैं तो उनको वो मजदूरी करनी ही पड़ती है। जैसे पुराने ज़माने में एक बेगार होती थी, बेगार का नाम सुना होगा, जिसमें कोई मजदूरी दिए बिना ही आपको कार्य करना होता था। इसमें बिना मजदूरी के न सही, पर कितनी मजदूरी मिलेगी, नियत मजदूरी मिल रही है नहीं मिल रही है, इस बात पर ध्यान दिए बगैर इनसे काम करवाया जाता है और ये काम करने के लिए मजबूर होते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी संवैधानिक गारंटी है जो DPSP में दी गई है। श्रम कानूनों का उद्देश्य है कि जो असंतुलन है मजदूरों में, उसको मिटाने के लिए श्रम कानून बनाए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत की श्रम कानून संरचना की कई मामलों में आलोचना की गई है। यह तर्क दिया जाता है कि एक श्रम नौकरशाही स्थापित करता है जो भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है, सहायक तंत्र अकुशल है, श्रम कानून प्रदान करने वाले अधिकार प्रभावी ढंग से चरमराती न्यायिक प्रणाली में डूबे हुए हैं और उन्हें वास्तविक राहत प्रदान नहीं करते।
एक सच्चाई ये भी है कि जो करना भी चाहे, एक तो सरकार की मंशा का पता नहीं होता है, दूसरा सरकार अगर कोई योजना लाती है, कोई कानून बनाती है, तो नौकरशाही उसका सही से इम्प्लीमेंट नहीं करता, उसमें भ्रष्टाचार होता है और वो वहीं गोलमाल हो जाता है। तीसरा, चूंकि अशिक्षा बहुत है, तो मजदूरों को अपने कानूनों के बारे में जानकारी भी नहीं है। तो इसमें बेहतर होगा कि पहले मजदूरों को कुछ जानकारी भी दी जाए, उन्हें ये बताया जाए कि उनके कानून क्या हैं। और मजदूरों को भी ये चाहिए कि जब वो किसी काम को करने के लिए साइन कर रहे हैं या उसमें उसमें जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री में या कंपनी में, तो वो अपने अधिकारों को जान लें, वो जान लें कि वहाँ पे उन्हें क्या क्या करना होगा। उसके बाद ही वो वहाँ पे अपना साइन करें कि हम इतने दिन काम करेंगे। मजदूर आपूर्ति करने को मजबूर राज्य, ये टॉपिक था कि कैसे मजदूरों का पलायन क्यों हुआ और क्या ऐसे कारण थे जिनके कारण से मजदूरों को पलायन करना पड़ा एक राज्य से दूसरे राज्यों में। सबसे बड़ी चीज थी कि अगर बड़ी नौकरी के कारण या कोई ऐसे बड़े बिजनेस के कारण अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य गया, तो ये बड़ा विषय नहीं था। विषय ये था कि सिर्फ रोजी रोटी की तलाश में भी बहुत सारे लोग अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में पलायन किए। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी और इस दौरान उनकी तकलीफें वास्तव में आज़ादी के बाद देश की समरूप विकास न हो पाने का नतीजा है। ये दैनिक जागरण का एडिटोरियल आर्टिकल है जिसको मैंने कुछ बिंदुओं में लिखा है। आजादी के बाद 1952 में एक अविवेकपूर्ण समझ के तहत केंद्र सरकार ने रेल भाड़ा समानीकरण की नीति बनाई। इसके कारण बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के एक बड़े हिस्से को उनके खनिज पदार्थों के भारी भंडारों का पूरा लाभ नहीं उठाने दिया गया। रेल भाड़ा समानीकरण नीति क्या थी, तो एक लाइन में समझ लीजिए कि ये जो नीति थी इसमें क्या था। जैसे अगर आप यूपी में हैं या बिहार में हैं, तो एक मोटे तौर पे बता दें कि जैसे झारखंड में खनिज का बहुत महत्व था, तो जैसे वो झरिया से या कहीं से भी जो खनिज लिया, मान लो धनबाद लेके आए ट्रेन से, तो जो किराया झरिया से धनबाद तक का था, वही किराया उस सामान का झरिया से मुंबई तक का था, झरिया से अहमदाबाद तक का था, झरिया से केरल तक का था। कहीं के लिए भी सेम रेट था, सेम किराया था रेल का। तो ये उचित नहीं था। इससे क्या हुआ कि जो उद्योग धंधे थे वो बड़े शहरों में विकसित हो गए बजाय उस जगह के जहाँ पे कच्चा माल था। जब कच्चे माल की ढुलाई की कितनी भी दूरी में सेम कॉस्ट आएगी, तो कोई भी ऐसी जगह पे क्यों जाना चाहेगा जो डेवलप्ड नहीं है। और अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो वहाँ उद्योग धंधे लगते, वहाँ ऑटोमेटिक विकास भी हो जाता और वहाँ के मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ता। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि मजदूरों की कमी के कारण राज्यों की कृषि विकसित नहीं हो पाई। हुआ क्या कि मजदूर पलायन कर गए क्योंकि परमानेंटली तो वहाँ पे रोजगार था नहीं, तो मजदूर थे जो फैक्ट्रियों के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर गए, जिसके कारण क्या हुआ, जो समय समय पर मजदूरों को खेती में लगाया जाता था, जो कृषक वर्ग था वो मजदूरों की सहायता से अपनी खेती को संपन्न करता था, उसमें भी प्रभाव आ गए और वो भी परेशानी बन गई तथा कृषि भी जो उतना विकास करना चाहिए थी नहीं कर पाई। बिहार में निवेश होता तो 30 लाख मजदूरों को रोजी रोटी के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। अगर ये फैक्ट्रीज बिहार और झारखंड में ही खुली होती, वहीं पे अगर ये अपना वो निर्माण कार्य आरंभ करती, तो खनिज पास में था, खनिज भी वहीं से लेती, तो खदानों में के साथ साथ उन मजदूरों को उस फैक्ट्री में काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता रोजी रोटी के लिए, और जिसमें वो घर पर रहते हुए कम पैसे में भी अधिक खुशहाल जिंदगी को जी सकते थे। अगला है कि सबसे ज्यादा बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाने को बाध्य हैं अधिक मजदूरी मिलने के कारण, क्योंकि अपने राज्य में व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, उतना फैक्ट्रीज ये सब नहीं है, लोगों को परमानेंट मजदूरी नहीं मिलती है। और जबकि अन्य राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, इन जगह मजदूरी की दर भी ज़्यादा है और वहाँ सुख सुविधाएं भी मिल जाती हैं, तो ये लोग
अपने राज्य को छोड़कर इन राज्यों में पलायन कर जाते हैं। रेल भाड़ा नीति ने उद्यमियों को खनिज बहुल राज्य बिहार उड़ीसा में जाने से रोक दिया। जब रेल भाड़ा सेम ही लगना है, चाहे झरिया से धनबाद ढोया जाए, चाहे झरिया से मुंबई ढोया जाए, अहमदाबाद ढोया जाए, तो कोई भी उद्योगपति झरिया में क्यों अपनी फैक्ट्री लगाएंगे? वो मुंबई और अहमदाबाद, गुजरात, केरल, कर्नाटक में क्यों नहीं लगाएंगे? तो उन्होंने इसलिए यहाँ आना जरूरी नहीं समझा। कृषि पर आधारित उद्योग लगते तो किसानों की क्रय शक्ति बढ़ती, मजदूर पलायन नहीं करते। इसी प्रकार अगर कृषि आधारित उद्योग अपने राज्यों में लगाए जाते तो कृषकों को, कल भी मैंने इस टॉपिक पे चर्चा की थी कि कृषकों को इस तरह की फसल उगाने में लाभ मिलता और सीधे वो उस फैक्ट्री को बेच सकते हैं जिस पर उस कृषि उत्पाद से रिलेटेड काम होता, वहाँ पे उस तरह से उत्पाद बनते जो कृषि आधारित थे, तथा वहाँ के मजदूर वहीं पे वर्क करते, तो दोनों को सही रेट मिलता और वहाँ से पलायन की स्थिति नहीं आती। मोदी सरकार का बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज नाकाफी साबित हुआ, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ से 10 करोड़ की जनसंख्या के लिए क्या लाभ मिलने वाला था, नहीं मिला। इसकी हालत तो वैसी ही हुई जैसे अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च करने का प्रावधान किया था, जो बाद में नहीं हो पाया था। एक व्यक्ति सिर्फ रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाए तो यह चिंताजनक है। जैसा हमने अभी कहा कि अगर वो बड़े बिजनेस के लिए या फिर किसी बड़ी नौकरी के चलते या किसी विशेष काम के लिए अगर वो किसी और राज्य में रहना स्वीकार करता है या पलायन करता है तो सामान्य बात है, पर सिर्फ रोजी रोटी के लिए वो दूसरे राज्यों में जाता है जहाँ पे उसे सोने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, वहाँ पे वो विषम परिस्थितियों में सिर्फ इसलिए जाता है कि उसे 2 रोटी सुबह शाम कमाने का मौका मिल जाएगा। तो ये बहुत चिंताजनक है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। यदि केंद्र सम्यक विकास पर जोर दे तो घरों को लौटने की मजदूरों की जद्दोजहद की नौबत नहीं आएगी। अगर केंद्र इस सम्यक विकास पर जोर दे कि सभी राज्यों का विकास सही तरीके से हो तो शायद ये जो आज समस्या बनी हुई है कोविड-19 के समय, ये समस्या नहीं होती। इन दिनों उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के हजारों मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। कुछ घर जाने की जिद में उग्र हो रहे हैं। यदि मौजूदा केंद्र सरकार देश की सम्यक विकास पर जोर देकर आज़ादी के बाद के अधूरे काम को पूरा करे तो मजदूरों के सामने कोरोना महामारी जैसी स्थिति में अपने घरों को लौटने के लिए ऐसी जद्दोजहद करने की नौबत फिर नहीं आएगी। यह काम राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर करना होगा। अब कम से कम इस बार तो इससे कुछ शिक्षा ले ही लेनी चाहिए। अब कम से कम अपने राज्यों में राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अब दोबारा ये मजदूर इतनी बड़ी संख्या में पलायन ना करें, दूसरे राज्यों में ना जाए रोजी रोटी के लिए, कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें इस तरह आना पड़े। बड़ा दुखद समाचार था जो दिल को दहलाने वाला था कि 16 मजदूर इस तरह मालगाड़ी से कट गए ट्रेन में। उनकी रोटियां, जिस रोजी रोटी के लिए वो इस राज्य से उस राज्य भटक रहे थे, वो रोटियां यूं बिखरी पड़ी थी पटरियों पर। बड़ा भयावह दृश्य था और बहुत दुखद था। तो ईश्वर करे ऐसी नौबत फिर ना आए। तो राज्य सरकारों को इन सब पर काम करना चाहिए। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है जो हर साल 12 मई को मनाया जाता है। ये 12 मई को विश्व नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिन्हित करता है। हमारे भारत देश की नर्स भी प्रणाम करने योग्य हैं। हमारे देश से 80 नर्स यूएई भेजी गई हैं वहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए, जो हमारे लिए एक गर्व का विषय है। आज के लिए इतनी ही न्यूज़। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।